की हो गया वे जट्टा की हो गया वे जट्टा की हो गया ओ तेरी माँ दी तलाशी लैन की बापू साडा गुम हो गया। अरे मैडम तेरा ध्यान किधर है, 100 का 3 इधर है। कि जो मैंने बचपन में लुधियाना देखा था, जो वो बस अड्डा था, जो वो बिल्डिंगों के कलर्स थे, जो वो छोटी छोटी जो वहाँ सड़कें होती थी उसके ऊपर जो ईंटें यूज़ की जाती थी सड़क बनाने के लिए, वो ही चीज़ें एज इट इज़ बिल्कुल देखने को मिली और मैं शॉक था। आज भी मन करता है कि यार कुछ और फिल्में होती उनकी और वो देखते। लुट गए जावेद भाई लुट गए, 100 का 3 काम की तारीफ हो जाए, लोग 4 तालियां मार दें तो वो चीज़ फिर वाकई अंदर से ना उससे बड़ा कुछ नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तो मुझे लगता है शुरुआत हुई है। जब हम रिहर्सल कर रहे हैं तो कह रहे हाय अल्लाह इतनी बेइज्जती करवाओगे आप हमारी, इससे सस्ता कुछ दिखाओ। मैं इससे सस्ते जावेद भाई उनको ले जाओ। चल भी पैक कर हो गया आज का। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सोशलाइज। मैं हूं निहारिका। हर थर्सडे 8 बजे हम आपको मिलवाते हैं एक धुरंधर कलाकार से। भाई इस वक्त हर जगह क्योंकि चमकीला की बात हो रही है तो हम भी अपने सेट पर लेके आए हैं अमर सिंह चमकीला के एक एक्टर को। वेलकम करते हैं विपिन सर का। सो वेलकम टू अनकट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी फिल्म बहुत शानदार कर रही है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है ऐसी फिल्म का पार्ट होकर जिसकी इतनी बातें हो रही हैं, और जबकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, थिएटर में नहीं? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी फिल्म को लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रिलेट भी कर रहे हैं। पंजाब के लोग तो खासकर जो कुछ भूल चुके थे उसके बारे में। 88 काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है लेकिन अब फिर से वो चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, उसके गाने और पसंद किए जाएंगे चमकीला जी के, तो अच्छा लग रहा है। और हम सारे कास्ट एंड क्रू को बधाई मेरी तरफ से कि जो है इतनी हमने मेहनत की और वो लोग अप्रिशिएट करें तो अच्छा तो लगता ही है। आपको नहीं लगता है इस फिल्म ने एक वो बैरियर तोड़ दिया है? क्योंकि फिल्म में काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो पंजाबी में है, उसके बावजूद भी ऑल ओवर इंडिया लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो पंजाबी का तो कहीं ना कहीं ऐसा है, आप आई डोंट नो ऐसा क्यों है। हाँ। कि मैं किसी बंगाली शादी में जाता हूँ या तमिल शादी में जाता हूँ तो वहाँ भी पंजाबी गाने चल रहे होते हैं, तो पंजाबियों की तो शान ही अलग है और लोग पसंद करते हैं। तो हाँ। ऐसा इस फिल्म के साथ है। हाँ। और फिर इम्तियाज सर का नाम जुड़ गया जिसके साथ, और चमकीला तो अपने आप में थी, तो इसमें भी ये भी रीज़न है कि लोग इतना वर्ल्ड वाइड इसको पसंद कर रहे हैं। आप अपने कैरेक्टर के बारे में हमें बताइए कि आप अपने कैरेक्टर को किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि उस कैरेक्टर का क्या इम्पैक्ट था चमकीला की लाइफ पर? देखिए जो मैंने कैरेक्टर ये प्ले किया है ये कहीं ना कहीं हम रिवील नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन ये उस ज़माने का कोई सिंगर थे, वो मैं आपको यहाँ रिवील नहीं कर सकता हूँ। जो आपके कैरेक्टर का नाम था वो अलग था। हाँ वो अलग था। इसमें जगजीत फत्ता था लेकिन एक्चुअल में वो अलग था जी। तो वो हम सबका वहाँ एक ही ऑफिस हुआ करता था और सबका पर्टिकुलर एक ही नंबर था। अच्छा। जितने भी वहाँ लोग थे, जितने भी सिंगर थे, सबका एक ही नंबर था। वो वहाँ कोई चाय वाला होता था उसका नंबर सबने दिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड थे आपस में सारे के सारे सिंगर्स। तो इसका इम्पैक्ट तो क्या रहा कि हमारा रोजी रोटी बंद हो गई थी चमकीला के आने के बाद। हाँ। और परेशान ही रहते थे। हाँ। क्योंकि वो दिन में 2-2 अखाड़े। हाँ। जो कि नेक्स्ट टू पॉसिबल है। हाँ। एक दिन में मतलब एक साल में 365, एक तो रिकॉर्ड था उनका, अगर उनकी बुक देखी जाए तो इतने अखाड़े वो लगाते थे। तो हम लोगों का तो धंधा बंद हो गया था, तो परेशान ही रहते थे उस जमाने में। हाँ। तो यही था। उनका हमारे पे एडवर्स इम्पैक्ट था, ये कह सकते हैं। कि हम लोग परेशान रहने लग गए थे, लोग उनको ज़्यादा चाह रहे थे। ऑब्वियस है हमारी दुकान बंद हो गई थी। हाँ, या बहुत लिमिटेड काम वो मिलता था जो बिल्कुल ही या तो चमकीला ने छोड़ दिया हो, या और चमकीला भी ऐसे तो उनको भी बहुत भूख थी। तो वो भी चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं करूँ, क्योंकि वो नीचे से बहुत उठे थे। तो इसलिए परेशान ही रहते थे उस ज़माने में। अच्छा, इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये जब आपको फिल्म मिली, कहाँ से इसकी कास्टिंग की बात हुई, कहाँ से आपके पास कॉल आया, कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत इसकी हुई, मैं यहीं दिल्ली में था उन दिनों। लास्ट अगस्त मेरे को मुकेश छाबड़ा कास्टिंग टीम से फ़ोन आया, कोई चंदन थे, तो कि सर एक टेस्ट लेना है आपका और ऐसे ऐसे फिल्म है, इम्तियाज सर बना रहे हैं।
तो इम्तियाज़ सर के साथ पहले काम कर चुका था, तो मैंने कहा यार मैंने पूछा भी नहीं क्या कैरेक्टर है क्या नहीं है। और उन्होंने मेरे को बताया ये, मैंने कहा जब मेरे को ब्रीफ दे दो, ये कैरेक्टर है और इसकी लेंथ वगैरह के बारे में हम लोग पूछते हैं कि कितने दिन का काम है क्या है। मैंने कहा उनकी फिल्म है, 2 सीन भी होंगे मैं करूँगा क्योंकि उनको मुझे पता है उनके काम करने का तरीका और बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। तो उन्होंने मुझे जब फर्स्ट टाइम अप्रोच किया तो वो एक डिफरेंट कैरेक्टर था इसके अंदर। वो फिर बात आई गई हो गई, 1-1.5-2 महीने हो गए इस बात को। तो फिर 1.5-2 महीने के बाद उनका फिर से कॉल आया मेरे को कि इम्तियाज़ सर चाहते हैं कि ये आप कोई दूसरा कैरेक्टर प्ले करें, वो ना करें। तो मैं उसकी स्क्रिप्ट आपको भेज रहा हूँ, आप इंटरेस्टेड है? मैंने कहा हाँ यार इंटरेस्टेड है, क्यों नहीं होंगे। तो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, तो ये राइवल सिंगर थे जगजीत फत्ता। तो और कह रहे थे कि इनका जो है कि फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि इनके ऊपर भी ब्लेम आया था इन लोगों के ऊपर कि हो सकता है कि इन्होंने भी उनकी हत्या करवाई गई हो। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने ऑडिशन बना के दिया इनको और उनको पसंद आया तो मिल गया ये कैरेक्टर। क्या बात है। इस फिल्म में जितने भी लोग थे जो प्रोमिनेंटली सिंगिंग पोजीशंस में थे, जैसे कि दिलजीत हो गए, परिणीति हो गई, सबने गाने गाए हैं। आपने भी रियलिटी में गाया? नहीं, रियलिटी में गाया नहीं, एक हमारा अखाड़ा लगा था तो उसमें आपने देखा होगा वो सीन था भी फिल्म के अंदर, लेकिन वो कुछ कट हुआ उसमें से। तो हम कुछ बोल रहे थे वहाँ अखाड़े के ऊपर आके चमकीला के बारे में जाकर कि यार इतने वाहियात गाने क्यों सुनते हो, हम लोगों को सुनो, ऐसा कुछ कह रहे थे कि समाज को खराब कर रहा है वो। तो अखाड़े पे हमें खड़ा हुआ दिखाया गया वहाँ, लेकिन हमने गाया नहीं क्योंकि एक सिंगर तो गाते हैं तो शायद कोई सुनता भी नहीं, मेरी हमारी तो आवाज़ भी, हम एक्चुअल ट्रेंड सिंगर तो है नहीं। लेकिन वो दिखाया गया हमें, लेकिन वो फिर सिंगिंग नहीं दिखाई उसमें। अदरवाइज और चीजें थी। शौक है आपको गाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में कभी अखाड़े अटेंड किए हैं? क्योंकि आप लुधियाना से आते हैं तो उस समय आपको अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में कभी अखाड़े में जाने का मौका मिला? नहीं, अखाड़े तो नहीं किए। क्योंकि बहुत पहले होते थे, मैं छोटी एज थी और फिर वहाँ से हम शिफ्ट हो गए बहुत जल्दी लुधियाना से। तो आना जाना जैसे शादियों में लगा रहा, तो शादियों में जो सिंगर्स आते हैं और अखाड़ा तो नहीं कहेंगे उसको, या जो ऑर्केस्ट्रा पार्टीज आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो गाने बजते थे। वो तो थ्रू आउट लाइफ में देखते आए हैं कैसा होता है वहाँ, कैसा माहौल रहता है। तो वो चीज़ तो जहन में कहीं ना कहीं थी, तो उससे हेल्प भी मिली थोड़ी सी। ये आपकी दूसरी फिल्म है इम्तियाज सर के साथ। आपने इससे पहले लव आजकल 2 में उनके साथ काम किया है। तो इस फिल्म में तो चलिए ठीक है कि आपका कैरेक्टर भी ऐसा था जो पंजाब बेस्ड था। उसके अलावा जब कोई इंसान एक्टिंग में आता है तो उसको अपना जो एक उसका एक्सेंट होता है ना, जैसे कोई बिहार से आ रहा है तो उसे वो एक्सेंट छोड़ना पड़ता है। पंजाबीज में और हरियाणवी भी एक्सेंट बहुत ही प्रोमिनेंट है जो देखा जाता है। आपने कैसे काम किया अपने एक्सेंट के ऊपर? एक्सेंट के ऊपर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन जैसा कि मैंने थिएटर किया हुआ है तो थिएटर के अंदर हम ऑलरेडी कुछ कैरेक्टर या कुछ एक्सेंट पे तो हम वर्कआउट करते हैं। जैसे मैंने हरियाणवी तो बहुत किया है प्लेस के अंदर, हरियाणवी पुलिस वाला किया है, क्योंकि यहाँ हमारे नॉर्थ के अंदर काफ़ी हरियाणवी पुलिस वाले पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको पोर्ट्रे किया है, तो वो मेरे लिए ईजी था। लेकिन उस टाइम जब स्टार्ट किया तो हाँ, ये क्वेश्चन आपका है कि वो उस समय भी कैसे सीखा मैंने, उसको कैसे अडेप्ट की लैंग्वेज। तो वो जब आपको शौक होता है तो चीज़ें आप रास्ते निकाल लेते हैं। तो मैं सीडीज़ इनकी यूट्यूब से बड़ी हेल्प मिली, कुछ इनकी सीडीज़ लेके आता था हरियाणवी फिल्मों की। तो उन दिनों मैं उसको देखता था कि वो कैसे बोल रहा है, तो मैं ना एक डायरी बना लेता था, उस पर लिखता था उसको कि हिंदी में ये वर्ड को उन्होंने कैसे बोला। तो वो 200, 250, 300, 500 वर्ड जब हो जाते थे तो वो मेरे जहन में आ जाते, इनकलकेट अंदर हो जाते थे। तो फिर वो जब डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करते थे तो वो धीरे धीरे मंझ गए, क्योंकि थिएटर जब आप करते हैं तो आपको टाइम मिलता है ना। हाँ। 1-1.5 महीना आपकी रिहर्सल चलती है, चीज़ें होती हैं, आप अडेप्ट करते हैं चीज़ें, तो ऐसे कोई मुश्किलात आई नहीं। अच्छा, आपके बचपन के दिन कैसे थे? स्कूलिंग, चाइल्डहुड, ये सब कहाँ बीता ये समय आपका? कहाँ पले बड़े आप? ये देखो, मेरे को इतना तो इल्म नहीं है। छोटा होता जब लुधियाना से हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए तो मैं अपने दादा दादी के पास फरीदाबाद रहने लगा। तो मेरा स्कूल था एयरफोर्स, तो वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई अप टू 6th। और वहाँ का एक मेरे को एक मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करूँगा कि मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक था और शायद वहीं से ये चीज़ें शुरुआत हुई। तो मैं 5th क्लास में होता था, वहाँ 6th में, तो मेरे को अठन्नी मिलती थी जेब खर्च। तो वो जो है मैं उन दिनों उसको खर्च नहीं करता था। और वो मैं मेरे जब घर वापस आना होता था तो वहाँ एक पेड़ होता था, उसके नीचे कॉमिक्स स्टोर वगैरह था, काइंड ऑफ
बुक स्टोर था, मेक शिफ्ट, उसने अपनी टेबल पे लगा दी थी, कॉमिक्स आती थी नागराज चाचा चौधरी वगैरह की, ये सारी चीज़ें। तो मैं वो ठन्नी उसको देता था, क्योंकि पैसा नहीं होता था 2 रुपये उसको दे के कि घर ले जाऊँ। वो ऐसे 2 रुपये रखते थे कि वो उसकी सिक्योरिटी मनी, तो वो 2 रुपये होते नहीं थे। तो वो स्कूल बंद हुआ और वहाँ पढ़ना आधा 1 घंटा, वो कॉमिक्स 1 घंटा 1.5 घंटा ख़त्म करके फिर घर पहुँचता था, और ये मेरी डेली रूटीन थी। आपकी ये बात, और क्योंकि आप इम्तियाज सर की फिल्म में काम कर चुके हैं, मुझे उस बात की याद दिलाती है जैसे तमाशा में वो पेड़ के नीचे बैठता था पीयूष मिश्रा से कहानी। मुझे एकदम से आपने जब ये बात बताई तो मेरे दिमाग में वो सीन चल रहा था। अच्छा, आपने बहुत सारी फिल्म्स और वेब सीरीज में काम किया, वो भी अच्छे अच्छे बैनर्स। आप दिल्ली क्राइम्स में थे, एस्पिरेंट्स में, ब्रीड 2, तलवार, अक्टूबर, अच्छे अच्छे बैनर्स में काम किया। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटी फिल्में थी, बड़े दिग्गज एक्टर्स रहे हैं, आपने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया है, आपका ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पिछले कुछ साल एक्टिंग के? एक्सपीरियंस अच्छा था, ऑब्वियसली अच्छा लगता है बड़े बड़े बैनर्स के साथ जुड़ना। और मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है कि काम करूंगा तो अच्छे बैनर के साथ करूंगा, चाहे मेरे को 2 सीन मिले या 3 सीन मिले या 1 सीन मिले। और चूज ही रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा कि, और तो जब चाह भी अंदर से यही थी कि बड़े लोगों के साथ, अच्छे बैनर के साथ काम करना है, और वो मिल रहा था। ये है कि कुछ गैप आ जाता है, उस दौरान जो काम आते हैं बीच में, वो फिर कहीं ना आप मना कर देते हो कि यार नहीं, सिर्फ तो अच्छा रहा, कहीं अंदर था कि यार बड़ा ही काम करना है, बड़े बैनर के साथ ही करना है, तो वो मिल भी रहा था, तो अच्छा ही रहा। आपका एक जुड़ाव क्रिकेट के साथ भी रहा है, उसके बारे में बताएंगे हमें? क्रिकेट में खेला, काफ़ी खेला। वो अंडर 14 की सिलेक्शन थी मेरी, और स्टेट लेवल में मैं आ रहा था। यंग फ्रेंड्स हमारा क्लब हुआ करता था, प्रोफेशनल क्लब था, वहाँ से काफ़ी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स निकले हैं और जो दिल्ली से खेले हैं। तो मैं विकेट कीपर हुआ करता था। अच्छा। मेरी हाइट बहुत छोटा सा होता था तब मैं, तो हाइट मेरी उसके बाद जो है इंक्रीज की है। हाँ। तो मैं छोटा सा था तो विकेट कीपिंग करता था। तो अंडर 14 का मेरे को याद है हमारा सिलेक्शन था, और मैं टॉप 2 विकेट कीपर्स में आ गया था। तो 2 ही रखने होते हैं, तो ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन था ही, डन था। हाँ। 5 लोग थे हम, तो 2 रह गए थे। तो मेरे वहाँ बॉल लग गया उसी दिन इवनिंग, हम प्रैक्टिस कर रहे थे वहीं पर जहाँ हम इसकी रिहर्सल चल रही थी। रिहर्सल मुंह से निकल रहा है क्योंकि वो जब प्रैक्टिस चल रही थी, एक्टिंग ऑब्वियसली करते हैं। तो बॉल लग गई, तो वहाँ से फिर मेरा क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, वो अभी भी मेरे को यहाँ से हल्का सा जो है ना वो ब्लर सा विजन है। ओके। तो उसके बाद फिर 2-3 साल तो मेरा ट्रीटमेंट ही चला। तो वो अंडर 14 भी गया और बड़ा दुख हुआ। छोटी में 10th या 11th में, 10th में था मैं, तो वो सारी चीज़ें छूट गई। लेकिन वो कई बार चीज़ें होती हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो वो छूटा। हाँ। तो इधर रुझान आया। हाँ। तो फिर स्कूल वगैरह में थिएटर वगैरह तो करते ही थे। फिर मैं, हमारे यहाँ रामलीला नहीं, जन्माष्टमी होती थी, तो मैं उसमें बड़ा एक्टिवली पार्ट लेता था, क्योंकि मुझे ना कहीं बैक ऑफ माइंड कई चीज़ें जैसे आर्ट से रिलेटेड प्ले हो गए या मतलब नाटक हो गए, अपने प्लेज हो गए, और चीज़ें, इनसे कहीं ना कहीं रुझान था, मुझे भी नहीं पता क्यों था। तो वो जन्माष्टमी करता था, रामलीला करता था, तो वो धीरे धीरे डेवलप हो गया। फिर एक मौका मिला किसी ग्रुप के साथ जुड़ने का, पिरोज ट्रुप किसी का बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, डॉक्टर सईद आलम साहब हैं, अभी भी चलाते हैं उसको, पिरोज ट्रुप। फिर वहाँ से स्वर्गीय श्री टॉम वॉल्टर साहब के साथ मुलाकात हुई, उनके साथ प्लेस करने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे एक प्रोसेस के तहत, कभी प्लान नहीं किया, चीज़ें होती गई, और एक दिन फिल्म का ऑफ़र आ गया। तो उसका ऑडिशन, उसका ये भी बहुत अच्छा एक वाकया है कि 1-2 साल का मेरा गैप आ गया प्लेस से। तो मेरे जो थिएटर के फ्रेंड्स थे वो जा चुके थे बॉम्बे उन दिनों। तो किसी फ्रेंड का फ़ोन आता कि यार तू अच्छा करता था यहाँ, हमने तेरे को देखा है। तो एक फिल्म थी तितली, तो उसका मैंने पहला ऑडिशन दिया था लाइव का। ओके। तो उन्होंने मेरे को ऑडिशन में बुलाया कि तू आ, लेकिन थिएटर मत करियो और नॉर्मल एक्टिंग करियो बिल्कुल, क्योंकि थिएटर और उसकी एक्टिंग में, कैमरा एक्टिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि थिएटर में ऑब्वियसली 300-400 लोग बैठे हैं, पीछे तक बैठे हैं, तो आपको थोड़ा लाउड करना पड़ता है ना, जेस्चर्स लाउड होते हैं, उन तक बात पहुंचानी है अपनी, और कैमरा सामने लगा है, आप हल्का सा भी करेंगे तो कैमरा पकड़ लेता है आपके जेस्चर्स माइनर। तो मैंने वो ऑडिशन उनको दिया और उनको बहुत पसंद आया। अरे वाह। जोगा भाई का किरदार था वो एक, उसके अंदर नेगेटिव
शेड थी उसकी, तो मैंने वो दिया, उनको बहुत ही पसंद आया। उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार आप एक बार आके मिलिए। अच्छा, मैं गया उनसे मिलने। उन्होंने कहा यार आपने इससे पहले क्या किया है? मैंने कहा इससे पहले थिएटर करता था, वो भी 2-3 साल पहले, तो अभी कुछ वजह से मेरा छूटा हुआ है। तो कहते हैं लेकिन यार आपका तो, मैंने कहा मैं तो फर्स्ट टाइम जो है कैमरा फेस किया, ऑडिशन भी फर्स्ट टाइम, लेकिन आपने ऑडिशन तो इतना अच्छा दिया। तो मैंने उनको सब चीज़ें सच बता दी, और वो सच्चाई कहीं ना कहीं मेरे पे भारी पड़ गई। अच्छा। हाँ, किरदार वो बड़ा था। हाँ। तो वो मेरे को मिला नहीं। अरे वो कहते यार कि उन्होंने सोचा, बाद में मुझे मालूम चला कि यार किरदार बड़ा है, और उनके ऑपोजिट है रणवीर शौरी के, उनको थप्पड़ वप्पड़ मारना है, ऐसा कुछ सीन थे। तो नया लड़का है यार, पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और इसमें तो मैंने तो सब कुछ सच बता दिया कि पहली बार तो मैंने कैमरा आपके थ्रू ही ऑडिशन दिया, उससे पहले तो थिएटर ही करते थे हम लोग। खैर फिल्म बनी, किसी और ने वो किरदार किया, और वो लोग चले गए। 6-8 महीने के बाद सेम कास्टिंग टीम, उनके पास डाटा आपका चला जाता है। तो वो डाटा चला गया, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार आपने एक ऑडिशन दिया था, आप आइए फिर से। ओके। तो वो मैंने ऑडिशन दिया, फिल्म थी कौन कितने पानी में, नीला माधव पांडा जी की। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई, और वहाँ से मुझे रोल पहला मिला। अब जब आप देखते हैं कि 14 साल का वो लड़का जिसके आंख में बॉल लग गई और उसकी वजह से क्रिकेट छूट गया, और आज एक एक्टर जो अच्छे बैनर्स की बढ़िया फिल्में कर रहा है, चमकीला जैसी फिल्म कर रहा है, आर यू हैप्पी विद दिस ट्रांजिशन? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो मुझे लगता है शुरुआत हुई है। अभी इतनी खुशी जो है, खुशी है, हाँ। लेकिन उतनी नहीं है जितनी मैंने सोचा था या सोच रहा हूँ कि आगे मेरे को मिले। तो मैं अब इसकी एक्टर की भूख तो मिटती नहीं ना। हाँ। तो चाहता है कि यार आगे और चीज़ें अच्छी हों। ओके। तो खुश हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा भी हूँ। आगे और मिलेगा तो और खुश हूँगा। तो आप कैसे Obviously। डिफाइन करते हो सक्सेसफुल होना? मतलब मैं ये डिफाइन करता हूँ कि यार सक्सेसफुल पैसे से, या मेरे पास और बड़ी गाड़ी आ जाए और बड़ा घर आ जाए, उससे नहीं। काम की तारीफ हो जाए, लोग 4 तालियां मार दें, तो उससे अच्छी चीज़। जैसे आज भी मेरे को एक मैसेज आया, बहुत अच्छे एक्टर हैं बॉम्बे से, तो उनका सुबह मैं उठा, उनका मैसेज आया, वो यार बहुत अच्छा काम लगा, कीप इट। तो वो चीज़ फिर वाकई अंदर से ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। वो सक्सेसफुल मैं उसको मानता हूँ, सक्सेस की लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको काम को अप्रिशिएट करें। और यही सोच के मैं थिएटर गया था कि यार कोई ऐसा किरदार करूँ 4 लोग ताली मार दें और खुश हो जाएं। तो वही जहन में था, और आज भी वही है। क्या बात है। आपने इरफान सर के साथ काम किया है। जी। तलवार में थे आप? नहीं, इरफान सर के साथ मैंने एक तो तलवार में तो मैं उनके साथ नहीं था, वो कहीं नहीं आया वो काम। हाँ। लेकिन वो काम मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आज, कि वो मैंने उनके हिंदी मीडियम में भी किया काम। हाँ। और वो बहुत छोटा सा एक सीन था, तो डायरेक्टर साहब ने कहा यार इसको मैं चाहता हूँ कि इसमें कॉमेडी हो। ओके। और आप इसको इस तरीके से करें कि ये, क्योंकि इरफान साहब पहले ही चौल में जब आते हैं ना, चौल से पहले की इंटरेक्शन उनकी होती है, वो कपड़ा लेने खरीदने जो वीकली मार्केट्स होते हैं ना, वहाँ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये सीन यादगार रहे, तो ऐसा कुछ करो। ये मुझे डायरेक्टर से तो ऑब्वियसली मैं नहीं मिला था, कास्टिंग वाला ने बोला कि डायरेक्टर साहब ये चाहते हैं, और मैंने ऑडिशन दिया था किसी और चीज़ का, तो मैंने कॉमिक किया था। तो यार उस लड़के को बोलो अगर वो कुछ कर सके तो मैं NSD बैठा हुआ था, मुझे आज भी याद है। हाँ। अपने किसी फ्रेंड के साथ, तो मुझे वहाँ से कॉल आती है, मैंने कहा यार स्क्रिप्ट भेजो, स्क्रिप्ट भेजी, उसमें कुछ नहीं था। मैंने कहा इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहे यार लेकिन डायरेक्टर साहब चाहते हैं कि आप इसको कुछ ऐसा करो कि वो यादगार रहे, कुछ कॉमेडी इसमें करो। मैं वहीं से अपने दोस्त को लिया, उस दिन मंडे था, मैंने कहा वीकली मार्केट चलते हैं, कैमरा निकाल ले। तो हम मंडे वहाँ वीकली मार्केट पहुँचे हैं। और वहाँ पर ये जो वेंडर होते हैं लोकल, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ, ऑडियंस कह रहा हूँ लोगों के साथ, वही अगेन ऑडियंस आ जाती है दिमाग में, लोगों के साथ। तो वो बड़ा अपने आप में ना रोमांचक होता है उनको देखना। कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस बताएंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं वहाँ गया, उसने कैमरा निकाला, तो एक जैसे था, वो कर रहा था कि अरे मैडम तेरा ध्यान किधर है, 100 का 3 इधर है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बुलाते हैं। तो वो मैंने उनको रिकॉर्ड किया,
वहाँ से चीज़ें उठाई, जैसे लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए, जावेद भाई लुट गए, 100 का 3, 100 का 3, 100 का 3, आज की रात, बस आज की रात, आज का दिन, 100 का 3, 100 का 3, इस तरीके से वो लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन है ये, 100 का 3 कल नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से वो लोग जो वहाँ लोग खरीदने आए होते हैं उनको अप्रोच करते हैं। तो ये चीज़ मैंने उसको कहा यार तू रिकॉर्ड कर रही सारी और मेरे को भेज, तो उसने मेरे को भेजी, मैंने वहाँ से वो चीज़ें उठाई और हमने ये सर को दिखाई कि सर मैं ऐसे करना चाहता हूँ। संकेत चौधरी थे, तो बड़े एक्साइटेड हुए कि यार बहुत अच्छा है। तो हमने शूटिंग, सर इरफान सर आए, वो मैम थी जो सबा कमार, सबा मैम वो थी, मैं था, हमने रिहर्सल की, उनको बहुत पसंद आया। संकेत सर ने एक बार पूछा, साकेत सर ने एक बार उनसे पूछा कि सर कर लेंगे? हाँ हाँ, इरफान सर कहते हैं हाँ करते हैं ना, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो मैंने उठाया सीन कि लुट गए लुट गए लुट गए, जावेद भाई लुट गए, 100 का 3, 100 का 3, 100 का 3, 100 का 3। तो मैडम आती हैं, भाई इससे सस्ता कुछ दिखाओ। मैं अरे इससे सस्ता भी कुछ होता है, आज की रात, आज का दिन, 50 का 3, 50 का 3, वो दूसरी ढेरी थी वहाँ से ले लो, इससे सस्ता कुछ दिखाओ। मैं इससे सस्ते जावेद भाई उनको ले जाओ ये इम्प्रोवाइज था तो कहती जब हम रिहर्सल कर रहे हैं तो कह रहे हाय अल्लाह इतनी बेइज्जती करवाओगे आप हमारी। तो इस तरीके से सीन चला, कह रहे मज़ा आ रहा है ना, आगे देखते हैं क्या करता है ये। तो आगे फिर सीन बना ऐसे, तो वो उनको सामान वामान मैंने दिया, तो वो हम अपना हाँ एक चीज़ और उसमें सर ने ऐड करवाई कि इनको जाते हुए ऑटो रिक्शा किराया भी दे देना। अच्छा। जैसे वो जाते हैं ना बिना पैसे दिए निकल जाते हैं, कि मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जावेद भाई को ले जाओ, तो कहते नहीं भैया अरे मैडम फ्री है, धंधे का टाइम है, आप निकलो यहाँ से। मैंने इरफान साहब को भी बीच में ले लिया, आप निकलो यहाँ से। तो वो कहते हैं एक चीज़ और करियो इसमें, उनको बुला, मैंने वापस बुलाया उनको। तो कहते हैं ये अपने पैसे निकालियो, 50 रुपये दिए, ऑटो रिक्शा किराए में ले जाओ तो इस तरीके का वो कुछ सीन बना, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फिल्म में नहीं रखा गया। लेकिन क्या रीज़न रहा इसका मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ बहुत तालियां बजी, लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन वो रखा नहीं गया फिल्म के अंदर। कैसा लगा आपको इरफान सर के साथ काम? बहुत अच्छा लगा, इरफान सर बहुत खुश हुए। और अपना मैं ईद थी उस दिन, मैंने उनको ईद मुबारक की, उनके पाँव बहुत छुए, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा उनसे लगाव था, ना जाने क्यों। तो उनसे मिले, वो कह रहे यार ये मेहरबान मत छुआ करो, हम एक साथ काम करते हैं। वो मिले। मैंने कहा सर ये तो आपकी रिस्पेक्ट से अपने आप ही जो है कह रहे नहीं, मिले, अच्छे इंसान बहुत। और उन्होंने मतलब, मैं नहीं तो कई लोग होते हैं कि जैसे नहीं करने देते, यार ये क्या कर रहा है हमारी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो एक मैंने वो एक क्या कहते हैं उसको, छाप जैसे किसी के ऊपर मारनी होती है ना, एक वो था, मना कर देते कि यार नहीं हमारी बेइज्जती हो रही है, वो ऐसा कुछ नहीं। पर उन्होंने कहा नहीं करते ना, अच्छा लग रहा है। हाँ एक उन्होंने चीज़ की, सर ने जाते हुए 1000 रुपये का नोट, उन दिनों 1000 रुपये के नोट थे, वो छोड़ दिया जाते, वो हमारा रिहर्सल में भी नहीं था। बच्चों को मिठाई खिला दियो तो सर भी कुछ ना कुछ करते थे, उन्होंने बीच में अपना 1000 का नोट फेंक गया कि बच्चों को मिठाई खिला दियो। मैं अपने उसको बोलता हूँ छोटू को, चल भाई पैक कर, हो गया आज का 1000 रुपये लिए, जेब में डाले, दुकान बढ़ा दे अब तो वो सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगा करके वो सीन। लेकिन वो आता तो बहुत मज़ा आता, आई एम श्योर बहुत मज़ा आता, क्योंकि सुनने में मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा सीन था वो, सबको बहुत अच्छा लगा, आई डोंट नो वो क्यों नहीं आया। इसके अलावा अगर हम सबा कमार की बात करें, वो उनका पहला प्रोजेक्ट था इंडिया में, कि उन्होंने पहली बार काम किया था, और उसके बाद से तो ये डिबेट चल रही है इंडियन आर्टिस्ट और पाकिस्तानी आर्टिस्ट, बट हाउ वाज सबा कमार सेट पर और उनके काम करने का तरीका? बहुत मतलब हमें लगा ही नहीं कि वो वहाँ से आई हैं। जितना भी मेरे साथ उनका पोर्शन था, हम 4-5 घंटा, वो एक मेकशिफ्ट मार्केट बनाई गई थी, रात को 1 बजे शूट किया था वहाँ। तो बड़ा ही कंजस्टेड सा एरिया था वो, संगम विहार आपने नाम सुना होगा शायद, वहाँ किया था। और बहुत लोग देख रहे थे अपने घरों से, उनको मैनेज करना है सारी चीज़ें, तो 3-4-5 घंटे उसमें लग गए थे। तो हम लोग बैठे रहे, बातचीत चल रही है, कभी लगा नहीं। और बहुत जैसे हमारी यहाँ की एक्ट्रेसेस हैं वैसे ही हंसी मजाक हो रहा है, घुल मिल गई थी अच्छे से, बहुत अच्छा नेचर था उनका, कभी कुछ नहीं। वो कोई उनका काम जो आपने देखा हो जिसको काम बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, कोई उनका नो डाउट, ये तो अच्छी टीवी सीरीज या कुछ अभी हाल ही में अगर नहीं, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे उसके बाद वहाँ पर, और सीरीज वगैरह नहीं देख पाया, लेकिन इनको इंटरव्यूज वगैरह देखे मैंने उसके बाद, तो उनसे मतलब अच्छा उनके साथ रहा इंटरेक्शन। क्या बात है। अच्छा, अगर हम चमकीला की बात करें, वापस आए, तो चमकीला में आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट है वो गाल सुन मखना।
थोड़ा सा गा के सुनाएंगे आप हमें? नहीं, मैं तो बहुत ही बुरा सिंगर हूँ, कोई बात इतना नहीं। बुरा सिंगर हूँ कि कोई जो बात है नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2 लाइन। तो मैं कोई दूसरा गाता हूँ ना फिर। बिल्कुल। मेरे को वो गाना अच्छा लगता है, लेकिन वो इतना ये ज़्यादा अच्छा लगता था कि वो की हो गया वे जट्टा की हो गया, हाँ, तेरे बापू दी तला तेरी माँ दी तलाशी लेने की बापू बापू। साडा गुम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं फनी भी है, हाँ। और मेरे को फनी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं करना। तो यही गाना 2 इसलिए लाइन थोड़ा सर, सा 2 लाइन। की हो गया वे जट्टा की हो गया, की हो गया वे जट्टा की हो गया, ओ तेरी माँ दी तलाशी लैन की बापू साडा गुम हो गया, की हो गया वे जट्टा की हो गया। क्या बात है। आप एक्टर हैं, आपने गाना गाया है, और ऐसे ही हमने देखा इस फिल्म में मोहित चौहान ने एक्टिंग भी की है। हाँ, और वो बहुत ही इम्प्रेसिव, इतने बढ़िया लगे हैं वो मैंने कि जब बिल्कुल फर्स्ट शॉट great, देखा, मैंने हाँ। लगा यार ये देखे हुए से अरे, लग रहे हैं, याद यही नहीं आ मेरे रहा है साथ कौन है, हुआ। कोई तो है, कोई तो है। एंड उसके बाद अच्छा देखा, क्योंकि मूवी आगे बढ़ी और अब मैं भूल गई। उसके बाद किसी दिन रील में मैंने देखा कि डिड यू नोटिस ये मोहित चौहान, आई वाज शिट, वही तो मैं सोच रही थी इतनी देर से कि ये देखे हुए से सेम लग रहे मेरे हैं। साथ हुआ। तो मेरे किसी अरे तो मोहित सर है, और हाँ। क्या उन्होंने क्या गेटअप दिया, क्या उन्होंने किया, उसको इतना बहुत इम्प्रेसिव लगे, शानदार, बहुत बहुत बढ़िया शानदार। लगा। आप थे उस वक्त जब ये नहीं नहीं, सीन शॉट हुआ था? मैं नहीं था उसमें। तो हम लोग कहीं होंगे वहाँ पर, लेकिन हम लोग का उस दिन नहीं था, तो हम लोग अपने होटल वगैरह में कहीं होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन हम मुझे तो इल्म नहीं था। वो तो देखा मैंने शो पे, फिल्म के दौरान, की मैंने कहा यार कमाल है। कैसा लगा उनका काम आपको? बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत इम्प्रेसिव था। मतलब मुझे देख के नहीं लगा था कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने एक्टिंग नहीं की है। बहुत शानदार काम था। लगा ही नहीं, एक यही मैं इनफैक्ट कल परसों सोच रहा था कि उनको देख के लगा ही नहीं कि वो किसी मतलब जो है कि वो एक्टर नहीं है, ऐसा लगा कि किसी मंजे हुए एक्टर ने किया, और बहुत अच्छी तरीके से बहुत परफॉर्म किया, शानदार बहुत है, ही बहुत अच्छा बहुत परफॉर्म किया। शानदार है। अच्छा, जिस गांव में चमकीला को मारा गया था, उसी गांव में उसी जगह पर शूट हुआ है लास्ट सीन। और क्योंकि आप इस पूरी फिल्म के दौरान रहे हैं साथ में, तो आपने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की? वहाँ के लोग क्या आज भी चमकीला को उतना प्यार, उतनी इज्जत देते हैं, या धिक्कारते हैं उनके गानों को? क्या है वहाँ का माहौल, ग्राउंड लेवल कैसा है? देखिए क्या है, मिक्स्ड रिव्यूज है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग उनको चाहते भी हैं, कुछ लोग अभी भी जो हैं कहते हैं यार क्या गाता था, एमी उसको जो हाईलाइट कर दिया इतना। तो मिक्स्ड रिव्यूज हैं उसके, लेकिन चाहने वाले ज़्यादा हैं जो उनको सुनते थे, क्योंकि वो बड़े चाव से हमें बताते थे कि शादी अगर आपके घर में हुई है कोई वेल टू डू फैमिली से, या जो उसको हायर कर सकते थे, तो वो बिना चमकीले के शादी सोचते भी नहीं थे उस तरह। मतलब ये अगर आपने शादी करनी है तो पंडित के पास नहीं जाएंगे, पहले चमकीले की डेट अवेलेबल है, पंडित को तो मना ही लेंगे यार। चमकीला एक है, पंडित बहुत मिल हाँ, जाएंगे। चमकीला है क्या, पंडित तो कोई ना कोई मान ही जाएगा, या कोई टोटका कुछ कर देगा। तो हमें पहले चमकीला मिल जाए, फिर पंडित के पास जाएंगे कि ये डेट्स अवेलेबल है चमकीले की, और इसमें शादी हमारी करवा। किसी भी और जो लोकल्स वहाँ पर डांस कर रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो उसी गांव के लोग थे। बहुत सारे लोग थे जो लोकल्स थे, जिनको फिल्म मिली। नहीं, वो एक्चुअली पूरे पंजाब से आए थे। अच्छा। हाँ, कुछ वहाँ से थे, कुछ जैसे जहाँ से सर को टैलेंट मिला, और सर ने कुछ अपनी पुरानी फिल्मों से भी यूज़ किए हैं। तो जैसे एक बार कनेक्शन हो जाता है ना, तो सर ने अपनी पुरानी फिल्मों से भी कुछ लोगों को बुलाया था, और जहाँ से उनको टैलेंट मिला, वो चाहे अमृतसर से भी बहुत लोग आए हुए थे। मतलब मैं बताऊँ ना, पूरा माहौल, जब हम शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी के अंदर, पूरा माहौल पंजाब बना दिया था सर ने। इतने लोग आए हुए थे, इतने कोई जो अच्छा गाता है, कोई तुम भी अच्छी बजाता है, या कोई और इंस्ट्रूमेंट अच्छा करता है, तो सब लोग सर ने वहाँ से बुलाए और यूज़ किए। और मैं सेट पर पहुँचकर हैरान रह गया कि जो मैंने बचपन में लुधियाना देखा था, जो वो बस अड्डा था, जो वो बिल्डिंगों के कलर्स थे, जो वो छोटी छोटी जो वहाँ सड़कें होती थी, उसके ऊपर जो ईंटें यूज़ की जाती थी सड़क बनाने के लिए, वो ही चीज़ें एज इट इज़ बिल्कुल देखने को मिली। और मैं शॉक था, आई वॉज वेरी शॉक कि यार बिल्कुल ही लुधियाना क्रिएट कर दिया 80s का। क्या बात है। अच्छा, अगर मुझे आपसे पूछना हो कि आप चमकीला के म्यूजिक को कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, तो आपका टेक क्या है इस पर? चमकीला के म्यूज़िक को तो मैं, देखिए जो भी फनकार हैं उनको, अगर मैं तो बहुत ही छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, तो जिनको ऑडियंस पब्लिक पसंद कर रही है, सुनना पसंद करती है, तो हम क्या उसके ऊपर अपना बोले। लोग पसंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसके अच्छे थे, और आज तक उनको याद किया जा रहा है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो
मेरे को तो बहुत एंटरटेनिंग थे, अच्छे लगते थे सुनना उनका। उसके बाद मैंने बाद में सुनना शुरू किया इनफैक्ट, उन्होंने बहुत सारे डिवोशनल गाने भी तो गाए हैं। डिवोशनल गाए, उसका रीजन था एक, हाँ। और फिल्म में दिखाया गया कि क्यों हाँ। गाए उन्होंने। 3 या 4 ही उन्होंने गाए, हाँ। कलगी घर, तलवार, 1-2 और थे। तो उसका रीजन था कि जब उन पे अटैक्स की धमकियां मिलने लगी थी कि तेरे को मार देंगे, गलत अश्लीलता फैला रहा है, समाज खराब कर रहा है, हाँ। तो उनको मजबूरन वो करना पड़ा। और लेकिन वो भी हिट हुए उनके, वो भी लोगों ने अप्रिशिएट किए उनके गाने। सही बात है। हाँ, लेकिन ज्यादा उनको जो पहचान मिली वो ऑब्वियसली दूसरे गानों से मिली। मे बी बिकॉज पब्लिक कनेक्ट उसका ज्यादा था, उस कंटेंट और कहीं ना वो लोग हमारी कुछ अच्छा पार्ट है, देखो कोई भी इंसान है वो अपना अच्छा ही दिखाना चाहता है, सही बात है। और जो बुरा है वो अपने अंदर रखना चाहता है। या बुरा क्या, जो जिसको उसको मजा आता है कि लगता है समाज को गलत लगती है चीजें, वो नहीं उजागर हो। लेकिन कुछ ना कुछ लोगों को यार वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड उनको अच्छी लगती थी ना वो चीजें अपने। अब जैसे शादियां होती हैं तो औरतें जो थी, जो लेडीज होती हैं हमारी, जो जैसे ओल्ड एज हो जाती हैं या जो थोड़ा मिडिल एज में आ जाती हैं, तो वो ऐसे गाने आज भी गाए जाते हैं, शादियों में गाए जाते हैं। और वो उसको एंजॉय करती हैं बड़े अच्छे से। तो वही वो गाने थे, उसने पब्लिक के सामने वो लाया, अपना फन उसने दिखाया, और खुद ही लिखते थे, खुद ही वो जो है अपना उन्होंने गाया। और मौका में तो आपने सबने देख ही लिया फिल्मों में कैसे मिला उनको मौका, कि शिंदा एक बार नहीं थे तो वहाँ से जो उनका चढ़ा और लोगों के ऊपर जो उन्होंने राज किया। लेकिन वो है कि और रहते तो अब तक रहते तो क्या बात चलता रहता। एक रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। हाँ श्योर। ठीक है, एक फिल्म मेकर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। इम्तियाज अली सर। ओके। लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने थिएटर में? लास्ट फिल्म मैंने देखी थिएटर में, बहुत टाइम हो गया देखे हुए, याद नहीं आ रहा। ओके। कौन सा गाना आजकल आप लूप पर सुन रहे हैं? चमकीला के सारे गाने। ओके। अगर आपको इम्तियाज अली के साथ एक और फिल्म करने का मौका मिले या फिर किसी एक नए फिल्म मेकर के साथ एक बड़े बजट की फिल्म करने का मौका मिले, आप दोनों में से क्या सेलेक्ट करेंगे? इम्तियाज अली के साथ। ओके। आपका कोई एक सीक्रेट टैलेंट जिसके बारे में लोग नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते? अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? यस। क्रिकेट। आपके फेवरेट एक्टर? इरफान सर थे। ओके। आज तक आपने सबसे क्रेजी चीज क्या की है? क्रेजी बहुत चीजें की। कोई एक जो आपके जहन में एकदम से आती हो? क्रेजी तो बहुत ही की हैं, मतलब जैसे पहाड़ों पर गाड़ी चल रही है, वो अपना खोल के हाँ, एक क्रेजी मैंने की ना, वो बताता हूँ आपको। मैं शिमला जा रहा था टॉय ट्रेन से। हाँ। तो वो मेरे को बड़ा प्रेम है इनसे, हिल से और ये प्रकृति से अपनी चीज़ें देखना। तो मैं स्टेयर्स पे उसके बैठा हुआ था, तो ट्रेन जहाँ थोड़ी स्लो जाती थी वहाँ उतर जाता था दोस्तों को दिखाने के लिए, ट्रेन से उतर जाता था। हाँ। और फिर उसको भाग के, वो स्लो होती थी, भाग के आगे खड़ा हो जाता था उससे। हाँ। और ट्रेन आती थी फिर दोबारा चढ़ जाता उसको। वो कहते हैं तू पागल है, अगर कोई गिर गुरा गया तो। ये ऐसी चीज़ें मेरे को करने का मजा आता है थोड़ा सा। फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? आपकी हॉबीज क्या है? फ्री टाइम में पढ़ना पसंद करता हूँ। ओके। कोई शांति हो बिल्कुल तो कोई कहानी उठा लूंगा, कोई किताब उठा लूंगा। फेवरेट स्ट्रीट फूड? ऐसा तो कुछ नहीं है, जो अच्छा बना हो, कुछ भी हो अच्छा हो। ओटीटी या फिर फिल्म्स? दोनों। ओके। एक अच्छी और एक बुरी बात फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? कुछ पूरा नजर ही नहीं आता। सब अच्छा है। ओके। सबसे बुरी एडवाइस आपको आज तक किसने दी है? सबसे बुरी एडवाइस याद नहीं कुछ ऐसा। ओके। सबसे ज्यादा इंस्पायर आपको कौन करता है? इंस्पिरेशन तो इरफान सर से ही मिली है। ओके। उनको देख के सीखा, उनकी फिल्में देख के आज भी मन करता है कि यार कुछ और फिल्में होती उनकी और वो देखते। तो वहाँ से काफ़ी कुछ मिला है। ओके। आज तक का आपका सबसे मज़ेदार प्रोजेक्ट कौन सा रहा है जिसमें आपने काम किया? चमकीला, और सेकंड अगर नाम लें तो दिल्ली क्राइम। उसकी शूटिंग के दौरान भी बहुत मज़ा आया था, बहुत फन था। कैसा रहा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। उसमें मैं गाड़ी चलाता हूँ थ्रू आउट, तो सूमो थी, उससे पहले मैंने कभी इतनी बड़ी गाड़ी चलाई नहीं।
और वो सूमो चलाते चलाते मैं इतना परफेक्ट हो गया था, मुझे लगता था मैं ड्राइवर बन गया हूँ। एक्टिंग के अलावा अगर मैं एक्टिंग में दुकान बंद हो जाती है तो मैं ड्राइवरी तो कर सकता हूँ। इतनी गाड़ी चलाई वो सूमो में। और सर को भी बहुत कह रहे यार तू भी इतनी अच्छी चलाने लग गया, एग्जैक्ट एक हमारे पॉइंट्स होते थे कि गाड़ी यहीं रुकनी चाहिए। तो वो मैं भी हैरान हूँ कि गाड़ी जैसे यहाँ बैग पड़ा हुआ तो उसी के ऊपर आगे रुकती थी, एग्जैक्ट इतना परफेक्ट हो गया चला चला के। क्या बात है। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ जिनको लोग इंडस्ट्री में जानते हैं। उन सब लोगों को अगर आप कंपेयर करें, वैसे बहुत गलत होगा कंपेयर करना, मगर आपको आज तक सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कौन लगा है, जिसको देख के आपको लगा यार सब कुछ है इसके पास और उसके बावजूद क्या मेहनत करता है ये आदमी या ये। और मैंने एक साउथ की फिल्म की थी विक्रम सर के साथ, तो पत्तू एंद्रादुकुला 10 कदम हिंदी में वो अडेप्ट हो गए। तो मेरे को उनका काम करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। इतने मतलब वो लोग हार्ड वर्किंग थे कि हार्ड वर्किंग तो यहाँ भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत होता है, लेकिन वो लोग तो अगर 6 बजे रोल होना है तो 6 बजे ही रोल होना है। 5 बजे मुझे याद है हम लोग शूट करते थे सिक्किम में, और 5 बजे हमारे होटल में हमें बेल आ जाती थी सबके रूम में, कॉल टाइम होता था। तो मुझे लगता है मैं बड़ा पंक्चुअल होना पसंद करता हूँ कि मैं टाइम पर पहुँचूँ, और अगर मेरा कॉल टाइम 5 बजे है तो मैं 5 बजे बिल्कुल रेडी मिलूँ जहाँ मुझे बुलाया गया है। नीचे ड्राइवर होता था, पहुँच जाता था। और मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मेरे से पहले डायरेक्टर पहुँचे हुए हैं। मैंने कहा यार कमाल है, डायरेक्टर मेरे से 10 मिनट पहले वहाँ पहुँचे हुए हैं, और मैं डायरेक्टर कहते तुम आ गए, तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और सेट पे ले गए। अभी वो नहीं पहुँचा था मेरा ड्राइवर, तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और सेट पर लेके गए। तो मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा जो है थोड़े से। और क्या क्या डिफरेंसेस आपको दिखते हैं बॉलीवुड में और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में? कुछ खास नहीं, पैशनेट है वहाँ के लोग भी और यहाँ के लोग भी, और जहाँ पैशन होता है वो मज़े से काम करते हैं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से ये डिबेट चलती आ रही है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है और वो ज़्यादा बड़े हिट्स दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू बॉलीवुड, ऐसा है? देखिए एक दौर आता है सबका, तो उनका दौर चल रहा है और यहाँ बॉलीवुड का भी दौर था, और दौर है अभी दोबारा से आ गया, फिल्में लोग जा रहे हैं, थिएटर देखने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक समय होता है, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते लाइफ में, किसके नहीं चलते, आपके मेरे सबके चलते रहते। तो ऐसी इंडस्ट्री है, कभी वो ऊपर कभी ये बॉलीवुड ऊपर, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। एक फिल्म अच्छी आ जाएगी यहाँ की तरफ रुझान हो जाएगा लोगों का। नहीं, अब चमकीला लोग इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ये एक फिल्म का होता है बस, 1-2 फिल्में अच्छी आ जाएंगी तो सब इस तरफ आ जाएंगे। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? हम आपको अब बड़े स्क्रीन पर या ओटीटी पर कब कब देख पाएंगे? एक फिल्म है जो आने वाली है, साइलेंट फिल्म है। ओह हाँ, वो एक पुष्पक फिल्म आई थी, तो उसी नो साउंड, फिल्म के अंदर कोई साउंड नहीं है, और हमने जो है एक्सप्रेशन के साथ ही इनेक्ट किया है। वो लव रंजन की फिल्म है, देखो कब आती है, और उसमें नूरा फतेही हैं और सोहम शाह हैं, 1-2 और भी अच्छे नाम हैं। तो वो जल्दी ही मेरे ख्याल OTT यहाँ रिलीज होगी। तो 1-2 प्रोजेक्ट और है, वो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि थोड़े से वो हट कर हैं, तो वो भी जो है जल्दी ही। अच्छा, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हैं फ्यूचर में? मैं जैसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने अभी तक आप देखा मीनिंगफुल हो, मतलब कंटेंट अच्छा हो और लोगों को जो है ना कहीं छुए वो चीज़, और हमारे समाज में से निकल के आई हो, तो वो मेरे को देखना भी अच्छा लगता है और करना भी अच्छा लगता है। हाँ, जिसके बारे में आप थोड़ी रिसर्च करो, पढ़ो उसके बारे में, एक्सप्लोर करो, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी मेरे को लगती हैं और फैसिनेट करती हैं। अच्छा, जहाँ इन सारी चीज़ों की बात हो रही है और हम लोग चमकीला की बात कर रहे हैं, आपके बाकी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्टर्स की ज़िंदगी में अक्सर देखा जाता है कि प्रोजेक्ट्स वन आफ्टर अनदर कई बार नहीं मिलते हैं। ऐसा होता है कि आपने 6 महीना काम किया, फिर हो सकता है अगले 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए कोई काम नहीं है। तो वो जो एक गैप आता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, प्लस क्योंकि उस वक्त पैसा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? और अगर कोई इंसान इंडस्ट्री में आना चाह रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखे और रेडी रहे उन्हें फेस करने के लिए? ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि जो वो गैप आता है तो उसमें फिर आपके खर्चे तो वहीं, आपके बिल्स हैं, आपको चुकाने हैं कैसे भी। तो उस मामले में मैं थोड़ा लकी रहा हूँ कि मेरे को सपोर्ट फैमिली से जो है मिली है, अभी तक मिलती है। तो हमारा बिजनेस है, तो मैं
जब जैसे नहीं है लंबे समय तक, जैसे मैंने आपको बताया मैं चूज ही हूँ करने को, निरंतर मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहता हूँ, लेकिन हर चीज़ मैं नहीं करता। तो क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पॉकेट में है ना, तो इसलिए मेरे को कहीं ना कहीं वो जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं कुछ चीज़ें मना कर देता हूँ जो मेरे को पसंद नहीं आती हैं, समझ नहीं आती बैनर। तो उसमें फिर मेरी फैमिली का बिजनेस है, वो मैं उस तरफ थोड़ा सा चला जाता हूँ। लेकिन अपने आप को इसके रखने के लिए मैं किताबें पढ़ता हूँ, प्लेस देखता हूँ, प्लेस करता हूँ। तो दोनों चीज़ें बैलेंस बनाया हुआ है, चल रहे हैं अभी तक ऐसे ही। अच्छा, अगर कोई ऐसा बेचारा भूला भटका इंसान है जिसने अभी तक चमकीला नहीं देखी है, मान लेते हैं कि पता नहीं कौन सी दुनिया में वो जी रहे हैं, तो आप उनको ऐसी कौन सी 3 रीजंस बताएंगे जिस वजह से उन्हें चमकीला देखनी ही देखनी चाहिए? चमकीला एक तो ये देखनी चाहिए कि उस बंदे का स्ट्रगल, कि कहाँ से वो बंदा उठा और कहाँ पहुंचा, वो अपने आप में कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा कि भाई कुछ भी हो सकता है, अगर आप मेहनत करो तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, इम्तियाज अली सर की फिल्म है तो यार देखो, और वो बनाते हैं अच्छी फिल्में हैं, दिल से बनाते हैं तो देखनी चाहिए। जो आदमी अच्छा दिल से काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। और फिल्म बहुत अच्छी है, देखिए। और गाने, उस दौर का म्यूजिक पता चलेगा कि क्यों वो हिट हुए, और एंटरटेन तो करेगी। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया। आपका रोल बहुत अच्छा था, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा काम किया है। और हम चाहेंगे ऐसे बहुत ही बेहतरीन सारे आपकी मूवीज़ और वेब सीरीज़ हमको देखने के लिए मिले। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। तो भाई, चमकीला अगर आपने देख ली है तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस फिल्म का आपका फेवरेट गाना कौन सा है। और अगर नहीं देखी है तो पहला काम कीजिए, इस इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद चुपचाप जाइए नेटफ्लिक्स पर और चमकीला देख लीजिए। मुझे बहुत पसंद आई थी, आपको भी मैं उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। और ये इंटरव्यू आपको कितना अच्छा लगा, इनका कैरेक्टर आपको कैसा लगा था, ये सभी बातें आपको कमेंट्स में बतानी है। और जाने से पहले अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो भी करना है।